हिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर जो आपका है 142। अपने अपने हाइलाइटर्स और बुक साथ में पकड़ लें ताकि हम मार्क भी कर लें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जी सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो जहाँ पर भी वर्ड बायो आता है ना, बायो का मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होती है, और जहाँ भी लफ्ज केमिस्ट्री आता है अल्टीमेटली हमें पता लगता है यार ये रिएक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के अंदर हम जो रिएक्शंस वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के रिलेटेड, दे आर कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस which play a vital role in the processes taking place in the living organisms। वही इसी को उसने इंग्लिश में किया, वो मैंने आपको वर्ड्स में बता दिया। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन करनी है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं? आपने सुना होगा, छोटे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट ये इसमें ये एक लाइन याद करनी है कि लिपिड्स ट्वाइस एज मच एनर्जी एज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, यानी कि लिपिड्स जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से 2 टाइम्स ज्यादा होती हैं। ठीक है, बस ये करने में। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन रहने दें। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? लो जी, अब डेफिनेशन लगेंगे वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनर्जी के मेन सोर्सेज होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, दे आल्सो हेल्प बॉडी टू यूज प्रोटीन एंड फैट एफिशिएंटली, यानी कि इनका और काम क्या होता है, ये प्रोटीन और फैट सही तरीके से हमारी बॉडी कंज्यूम करे, इसका ये कार्बोहाइड्रेट्स का भी ये काम होता है। ठीक है, और डेली इनटेक कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 225 टू 325 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर डे। एक अडल्ट को इतनी कार्बोहाइड्रेट्स लेनी चाहिए अपने डेली बेस की डाइट में। ठीक है, सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट्स में। देन आपका लिपिड्स, ये आपके मेजर एनर्जी रिजर्व्स ऑफ आवर बॉडी के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, दे आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये इतना करने से उसमें, और 44 टू 78 ग्राम्स आपको लिपिड्स की चाहिए ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, उसके बाद के आपके प्रोटीन्स, प्रोटीन्स तो बड़े अच्छे से सब जानते होंगे। दे आल्सो सप्लाई एनर्जी टू अवर बॉडी, कि दे सप्लाई एनर्जी, ये हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करती हैं। ठीक है, न्यू सेल्स बननी हो, पुराने को ठीक करना हो, प्रोटीन्स बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। और ये डेली इनटेक बॉडी में आपको 60 ग्राम्स के तौर पर मुकम्मल चाहिए। ठीक है, उसके बाद वाइटामिन एंड मिनरल्स की बात करें तो उसके बाद ये हमारी विटामिन और मिनरल्स दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, और उसके बाद ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और ये बैलेंस डाइट में ये लाजमी विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए, आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह से ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है बेसिस ऑफ हेल्थी ईटिंग। हेल्थी ईटिंग के बेसिक्स क्या क्या होने चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो इसमें कोई सी भी 3 पॉइंट्स आपने देख लेनी है। हमें क्या है, उसके बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स फुल अमाउंट में होने चाहिए। ठीक है, कम खाएं लेकिन बट स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है, रिड्यूस इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स एंड शुगर एंड सोडियम। बस ये 3 पॉइंट्स कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फंक्शंस जो हैं वो क्यों क्या क्या होते हैं बैलेंस डाइट परफॉर्म्स की, इसमें से भी आपने कोई सी 2 पॉइंट्स कर लेने हैं जो से आपको इजी लगे। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको मार्क करवाऊंगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स में, जिस तरह आप देखिए कार्बन, कार्बोन कार्बन। ठीक है, हाइड्रेट्स जहाँ पर वर्ड है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स मेन पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और इनके स्वीट टेस्ट की वजह से दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स, इनको आप शुगर्स भी कहते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक करें बस आप। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज ग्लूकोज? वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस होता है। ग्लूकोज आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स, इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं और डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, और इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, ग्रेप्स वगैरह में पाई जाती है, हनी वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, बस यहाँ तक करें। ठीक है, और इट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल एनिमल्स एंड इज दस प्रेजेंट इन देयर ब्लड एंड यूरिन, ये यूरिन और ब्लड वगैरह में भी पाई जाती है। ठीक है, बस यहाँ तक थी ये ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज इज अनदर एक इज कार्बोहाइड्रेट, ये भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होती है, विच इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट जूसेस एंड हनी, ये भी हनी वगैरह में पाई जाती है। लेकिन यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब जरा गौर से देखिएगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। देखिए C6H12O6,
कार्बन कितनी है 1, ये उन्होंने मेंशन की, वो 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। ऑक्सीजन कितनी है, इसमें भी ऑक्सीजन जो है वो 6 है, अब इसमें भी ऑक्सीजन 6 है। तो फर्क कहाँ पर आ गया, इनके स्ट्रक्चर्स में फर्क होता है। ये जरा गौर से देखिए, फ्रक्टोज जो होती है वो कीटोनिक शुगर होती है, फ्रक्टोज इज कीटोनिक शुगर, नंबर 1 डिफरेंस हो गया। एंड ग्लूकोज इज एल्डिहाइडिक शुगर, ये दूसरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये 2 डिफरेंस हो गया। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंस आपने देख लेना, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा फार्मूला सेम है, ये देखिए जरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन सारा फार्मूला सेम है। अब यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। किस तरह डिफरेंस आ जाता है, देखिए जरा गौर से। ये चूंकि फ्रक्टोज जो है वो आपकी कौन सी है, वो कीटोनिक शुगर है, तो इसमें ये कीटोनिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी बॉन्ड सी धीरे सीधे कीटोनिक ग्रुप आ जाता है। लेकिन ये कौन सी शुगर है, एल्डिहाइडिक शुगर है, तो इसमें सी डबल बॉन्ड एच, यानी कि ये फंक्शन ग्रुप डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपने मेनली याद करना है। बाकी ये देखिए सारी सेम है, यहाँ से फर्क है, ये आपने अच्छे से देख लेना, ठीक है। कीटोनिक शुगर और जो है वो एल्डिहाइडिक शुगर, इनमें डिफरेंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाती हैं तो हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में, लैक्टोज इज वाइडली यूज्ड इन बेकिंग एंड कमर्शियल मिल्क यूज फॉर इन्फेंट्स, छोटे बच्चों के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग कमर्शियल मिल्क, उसमें हम लैक्टोज वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है। और सुक्रोज बस ये रहने दी, ठीक है। उसके बाद स्टार्च एंड सेलुलोज क्या होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज, व्हाट इज स्टार्च एंड सेलुलोज, ये पॉलीमेरिक आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और इनका फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5N, ठीक है। और N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और स्टार्च कहाँ पर पाया जाता है, पोटैटोस, राइस और ग्रेन्स वगैरह से हासिल कर सकते हो। और सेलुलोज को आप कहाँ से हासिल कर सकते हो, वुड या कॉटन वगैरह से। सिर्फ ये इतना करना है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में आपकी कंप्लीट आपका जो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर प्रोटीन्स। सो व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स इन नेचर, ठीक है। यानी कि जो आपके पास हार्मोन्स और जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स कहाँ पर पाई जाती हैं, ये नेल, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ये आप रहने दे, वैसे आपको बताया कि हार्मोन्स और एंजाइम्स जो होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दी हार्मोन, अब हार्मोन किस तरह, हार्मोन इंसुलिन कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर। अब आपको पता होगा कहते हैं इंसुलिन लगाओ इन्हों, तो इंसुलिन बेसिकली क्या होती है, लेवल ऑफ शुगर को कंट्रोल करती है, ठीक है। और एंजाइम्स क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन को ह्यूमन बॉडी में तेज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बेसिकली दे आर प्रोटीन्स इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। तो अमाइनो एसिड के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला, इसमें 2 ग्रुप्स मेन होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप, ये देखिए जरा अमाइनो एसिड में, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ये 2 ग्रुप्स जो है अमाइनो एसिड में बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, ये आपस में मिलते रहते हैं और आप इसमें क्या बन जाते हैं, बड़ा होकर प्रोटीन बन जाते हैं। सिर्फ अमाइनो एसिड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करनी, सिर्फ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड यहाँ से लेकर यहाँ तक के अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड हैज 2 फंक्शनल ग्रुप्स, कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, ठीक है। और ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड वो कौन सी, ग्लाइसिन है, और इसके स्ट्रक्चर फार्मूला ये वाला है, ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये आपस में पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, बहुत जल्दी से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ लगे। अमाइनो एसिड्स जो हैं, ये देखिए, ये 2 अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये आपस में लिंक करते हैं, ये आपस में लिंक करते हैं किसके जरिए, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए, ठीक है। द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड थ्रू टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अब ये पेप्टाइड की लिंकेज की डेफिनेशन भी करवा सकता हूँ, ठीक, करवा रहा हूँ। पेप्टाइड मॉलिक्यूल हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एन अमाइनो ग्रुप, इसमें क्या होता है, अमाइनो ग्रुप भी होता है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप पे और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एट इट्स 2 एंड्स, यानी कि एक एंड पर अमाइनो ग्रुप, दूसरे एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, किसकी, पेप्टाइड लिंकेज में। एंड इट इज कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग फर्दर विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड टू गिव अल्टीमेटली अ लॉन्ग चेन कंपोज्ड ऑफ मेनी एसिड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। ये पॉलीपेप्टाइड की डेफिनेशन आ जाती है, पेप्टाइड लिंकेज की डेफिनेशन आ जाती है। ये सारी आपने एक में कर लेनी है, ठीक है। ये अभी खुआ ना भी करें कोई नहीं, लेकिन ये आपने सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज में इतना बना देना है मॉलिक्यूल, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल पेप्टाइड लिंकेज में थी, बस इतना, ठीक है, समझ लगी ना। यानी कि बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH बॉन्ड, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें हम तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। समटाइम्स हम प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर को हम स्पॉइल कर देते हैं बाय, यानी कि हम खराब कर देते हैं प्रोटीन्स की नेचर में, चेंजेस इन प्रोटीन्स जो हम किस तरह कर सकते हैं, हीट करके, उनकी पीएच में चेंज करके, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट डालकर, तो ये सब क्या हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन प्रोटीन्स करना, ठीक है। और ये हम किस तरह कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल आपने बड़ी रियली बेस पे, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसकी एग्जांपल से बचा हो, फ्राइंग और बॉइलिंग ऑफ एन एग, ठीक है। जब ये हम करते हैं ना तो इसमें एल्बुमिन होती है प्रोटीन,
उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल बस आपने इस एग्जाम्पल में क्या क्या लेनी है, फ्राइंग और बॉइलिंग ऑफ एन एग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। Next topic is lipids. So lipids are composed of fatty acids which serves as a building blocks. यानी कि अगर बात आए fatty acids क्या होते हैं, they are the building blocks of the lipids, ठीक है। आपने कोई भी fatty acids के नाम याद कर लेने हैं, दो याद करनी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टीरिक एसिड एंड palmitic acid are the two basic lipids, sorry building blocks of the lipids, ठीक है। they are the fatty acids, ये fatty acids होते हैं, ठीक है। फैटी, अभी फैट्स की डेफिनेशन भी आपको आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फैटी एसिड्स रिएक्ट विद एन अल्कोहल, यानी कि फैटी एसिड यानी कि ये वाले जो फैटी एसिड्स हैं, ये जब अल्कोहल वगैरह के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, फैट्स बनते हैं, ठीक है। बस इतना कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, अब ये फैट बनाए भी हुई देखेंगे, ग्लिसरॉल है यानी कि अल्कोहल है आपके पास, और ये फैटी एसिड है, और ये आपके पास मिलकर क्या बन रहा है, फैट, लेके रिएक्शन करने की जरूरत है नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, सोप की डेफिनेशन भी आ सकती है। सोप इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम साल्ट्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनिमल फैट विद अल्कली, बस इतना कर, ठीक है। उसके बाद विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स आर द नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, बस इतनी लाइन, ये लाइन करनी, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपने कहा विटामिन ए, विटामिन डी, और इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स के हम इनको सोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस, क्या सोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस, ये आपकी सोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस नहीं है सिर्फ, ये साथ में क्या है, सोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस भी ऑफ विटामिन्स क्या है। सबसे पहले कि विटामिन्स आर इज प्रेजेंट, विटामिन्स इज प्रेजेंट इन मिल्क, एग वगैरह, फिश वगैरह में पाई जाती है, और ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राई स्किन के लिए ये विटामिन ए चाहिए, यानी कि अगर ये ना, इसकी कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस या ड्राई स्किन वगैरह का हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है आपका पास विटामिन डी। विटामिन डी को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, विटामिन डी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बटर एंड फिश लिवर ऑयल्स, ये ऑब्टेन, नंबर वन सोर्स ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्टली विटामिन डी को सनलाइट से प्रिपेयर करती है, नंबर टू ये सोर्स हो गया उसका, ठीक है। ये इस तरह आपने हेडिंग में लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये चाहिए क्यों, इसके एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कि विटामिन डी, दिस विटामिन की जगह क्या, विटामिन डी ये नॉर्मल टीथ ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है, बोन डेवलपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस, और डेफिशिएंसी कॉजेज ऑफ डिजीज कार्ड रिकेट्स, यानी कि इसकी अगर कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी पैदा हो सकती है, रिकेट वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज काज हो सकती है, ठीक है। बस ये तीन, ठीक है, विटामिन डी के बारे में। ये दो उसके सोर्सेज हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये विटामिन डी इज हेल्प यूज इन नॉर्मल टीथ डेवलपमेंट एंड बोन डेवलपमेंट, नंबर वन एप्लीकेशन होगी ये वाली इसकी, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ डिफरेंट तरीके से, ये इसकी वन होगी एप्लीकेशन, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, रिकेट्स हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है विटामिन सी, विटामिन सी इसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। एंड ये कहाँ पर पाई जाती है, ये फ्रूट्स, ग्रीन पेपर एंड टमाटोस वगैरह में पाई जाती है विटामिन सी ज्यादा, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी बीमारी हो सकती है, डिजीज वगैरह कॉज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी वन एंड बी टू, और ये आप लोगों ने याद करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन बी वन बी टू, लेकिन ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर लीजिए तो फिर भी बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डीएनए और एक आरएनए फॉर्म में। डीएनए एब्रीविएशन होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, और आरएनए एब्रीविएशन होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, तो इनकी नेम के डिफरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दोज ऑफ आरएनए, ये दूसरा डिफरेंस हो गया, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके यानी कि आरएनए मॉलिक्यूल्स आर मच स्मॉलर, यानी कि बहुत ज्यादा स्मॉलर होते हैं, ठीक है। ये जो है इसी का मतलब पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंस किस तरह होता है, क्या काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं। तो ये थर्ड मतलब ये इनमें डिफरेंस में आ सकते हैं। द फंक्शन ऑफ डीएनए इज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि डीएनए का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, और आरएनए को देना, ठीक है, टाइम आने पर। और आरएनए का फंक्शन क्या है कि जो डीएनए ने इंफॉर्मेशन दी है इसको, आरएनए को, उसको रीड करना, डिकोड करना, और उसको प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए में। और हाउ डीएनए और आरएनए का काम क्या होता है, वर्क सेपरेटली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री हमारे डेली बेस पर, उस पर एप्लीकेशन क्या है, कहाँ है। डॉक्टर्स इस बायोकेमिस्ट्री टेस्ट को यूज करते हैं, ब्लड टेस्ट, टू आइडेंटिफाई वेरियस हेल्थ कंडीशंस, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि यार इसकी ऑर्गन फेलियर तो नहीं है, इसमें खून की ब्लड कमी डेफिशिएंसी तो नहीं है, डायबिटीज यानी कि शुगर वगैरह तो नहीं है, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लड टेस्ट के जरिए हम ये सारी चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट,
प्रेगनेंसी टेस्ट चेक्स द यूरिन ऑन ब्लड टू सी इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट, यानी कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम स्पेशल तरह के हार्मोन होता है HCG हार्मोन, ठीक है, अगर तो ये यूरिन वगैरह में पाई जाए तो दैट इंडिकेट दी प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट फॉर कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, गैलेरी टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट हम यूज करते हैं फॉर द अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, कि इसमें कैंसर है या नहीं किसी भी शख्स में, ये वाला आप पॉइंट रहना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के जेनोम को चेंज कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उसके सिंगल DNA बेस में चेंजिंग करते हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स कैन भी, हम इसका यूज कहाँ पर है, प्लांट्स कैन बी मेड टू फाइट डिजीज और पोल्यूशन, बस बाय चेंजिंग देम थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। बस ये आपने जो हाईलाइट किया है सिर्फ यही करना है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड एप्लीकेशन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है, इन जीन थेरेपी डॉक्टर फिक्सेस आर फॉल्टी जीन, यानी कि जीन जो सही तरीके से काम ना कर रहा हो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद ए हेल्थी जीन, सही जीन के साथ, ताकि वो बेटर तरीके से डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सके। बस ये जीन थेरेपी क्या होती है, बस आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग कहते हैं कॉपी करने को। डिस्क्राइब्स द मेथड यूज टू क्रिएट एन एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका, यानी कि बिल्कुल उस तरह का हम जो है वो क्लोन किसी भी टिश्यू वगैरह का बना देते हैं ऑफ अ सेल, टिश्यू और होल ऑर्गेनिज्म। तो अपने सिर्फ क्लोनिंग की डेफिनेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। मैं प्रॉपर नहीं बता रहा, सिर्फ आपको मैं ऊपर ऊपर से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि हमने जो देख ले करना क्या और करना क्या नहीं, क्योंकि ये सीरीज का नाम है व्हाट टू डू एंड व्हाट टू स्किप है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे स्टडी कोर्स वाला चैनल, जब जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर सारी प्ले लिस्ट है आपकी केमिस्ट्री के रिलेटेड, इस तरह बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी हैं, वो बन जाएगी, तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसको देखें जरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके MCQs 1 का B है, इसको मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। 2 MCQs का B है, 3 वाले MCQs का C है, नेक्स्ट 4 MCQs का B है, ये एक्सेस सोल्व है। उसके बाद मैंने आपको बड़े बताया था कि अर्ली टेस्ट ऑफ कैंसर डिटेक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, गैली टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 6 वाले का D है। उसके बाद ये आपके MCQs भी कंप्लीट हो गए। MCQs वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे कंप्लीट करनी है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये DNA और RNA वगैरह के रोल और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये भी हमने सारा स्टडी किया है, ठीक है। और उसकी पेज नंबर आपको 152 का तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 26 पॉलीमर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।